तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के पूरे कंसेप्ट को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको टीडीएस के लिए कोई अदर वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले टीडीएस के पूरे कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे, साथ में जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होता है यानी कि टीडीएस काटना होता है। उसके साथ साथ जानेंगे कि डिडक्ट किया हुआ टीडीएस को हमें गवर्नमेंट को कब तक जमा करना होता है। साथ में जानेंगे कि टीडीएस का रिटर्न क्या होता है, टीडीएस रिटर्न का ड्यू डेट्स क्या होते हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट क्या होता है और पैन और टैन के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग समझेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप थोड़ा सा भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है। मान लेते हैं कि आप एक अकाउंटेंट हैं और आप एबीसी लिमिटेड में एज अ अकाउंटेंट जॉब कर रहे हैं। क्लियर है? एबीसी लिमिटेड को कुछ वर्कर्स एंड लेबर्स की जरूरत थी, तो एबीसी लिमिटेड ने राम इंटरप्राइजेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई हमारे कंपनी में यानी कि एबीसी लिमिटेड में जितने भी वर्कर्स एंड लेबर्स की जरूरत होगी वो सभी राम इंटरप्राइजेस प्रोवाइड कराएगा और उसके अगेंस्ट में एबीसी लिमिटेड राम इंटरप्राइजेस को पेमेंट कर देगा। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि एज पर कॉन्ट्रैक्ट, जैसा कि इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया था, राम इंटरप्राइजेस ने एबीसी लिमिटेड को कुछ वर्कर्स एंड लेबर्स प्रोवाइड कराए। उसके अगेंस्ट में राम इंटरप्राइजेस ने एबीसी लिमिटेड को एक सर्विस बिल या फिर इनवॉइस दिया जिसका वैल्यू था 1 लाख रुपए। ठीक है, तो अब एज अ अकाउंटेंट आपको क्या करना है कि इस बिल को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है, साथ ही इसका पेमेंट आपको राम इंटरप्राइजेस को कर देना है। क्लियर है? लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अब आपको रुकना है। ठीक है, इस बिल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने से पहले रुकना है और सोचना है। जैसे ही आपको किसी भी तरह का कोई भी सर्विस बिल मिलता है तो आपको रुकना है और सोचना है कि क्या इस बिल पे टीडीएस एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, क्या करना है आपको? जैसे ही आपको किसी भी तरह का कोई भी सर्विस बिल मिलता है तो उसे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने से पहले, उसका पेमेंट करने से पहले रुकना है और सोचना है कि क्या इस सर्विस बिल पे टीडीएस एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आपको टीडीएस का सेक्शंस पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्शंस के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। क्लियर है? तो कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, किस रेट के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, क्या इसका थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये सारी चीजें हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। अगला वीडियो बनते ही उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, साथ में आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी उसे देख पाएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो सर्विस बिल है इस पे टीडीएस एप्लीकेबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एबीसी लिमिटेड ने राम इंटरप्राइजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे टीडीएस का सेक्शन 194C एप्लीकेबल हो रहा है। क्लियर है? तो इस बिल पे टीडीएस एप्लीकेबल है। क्लियर है? अब इसके बाद आपको देखना है कि ये जो सर्विस बिल है इस बिल का अमाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है कि नहीं। अब थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब क्या होता है? तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एक लिमिट दिया गया है कि जब भी कोई सर्विस बिल आपके पास आए और वो बिल उस लिमिट को क्रॉस करे, है ना, जो लिमिट दिया गया है उस लिमिट से ज्यादा का अगर बिल है तो ही आप टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेक्शन 194C कहता है कि अगर कोई बिल 30,000 रुपया या उससे अधिक का है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, यानी कि इस बिल पे हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। क्लियर है? तो अब आपको यहाँ पे पता चल गया है कि ये जो बिल है इस पे टीडीएस एप्लीकेबल है, साथ ही ये थ्रेशोल्ड लिमिट को भी एक्सीड कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि इस पे जो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो किस रेट के अनुसार किया जाएगा और किस सेक्शन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब भी आपको कोई सर्विस बिल मिले तो सबसे पहले आपको देखना है कि इस बिल पे टीडीएस एप्लीकेबल है या नहीं, ये जो बिल है ये थ्रेशोल्ड लिमिट को एक्सीड कर रहा है कि नहीं, इस बिल पे हमें किस रेट के अनुसार और किस सेक्शन के अनुसार टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, अब ये सारी चीजों को जानने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देखना होगा जिसमें हम लोग टीडीएस के सेक्शंस को समझेंगे, टीडीएस के रेट को समझेंगे, साथ ही थ्रेशोल्ड लिमिट को भी समझेंगे। तो एबीसी लिमिटेड जो कि टीडीएस डिडक्ट करने वाला व्यक्ति है, टीडीएस काटने वाला व्यक्ति है, इसे हम बोलेंगे डिडक्टर, और राम इंटरप्राइजेज जिसका कि टीडीएस डिडक्ट किया गया है, टीडीएस काटा गया है, इसे हम बोलेंगे डिडक्टी। क्लियर है? अब एबीसी लिमिटेड के पास 1 लाख रुपया का बिल था, इसने 1% के हिसाब से 1,000 रुपया टीडीएस डिडक्ट कर लिया और 99,000 रुपीज राम इंटरप्राइजेस को पेमेंट कर लिया। अब एबीसी लिमिटेड क्या करेगा कि उसने जो ये टीडीएस डिडक्ट किया है इस अमाउंट को गवर्नमेंट के पास जमा करेगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करेगा, साथ ही अपना टीडीएस का रिटर्न भी फाइल करेगा। उसके साथ साथ एबीसी लिमिटेड ने जितने भी व्यक्तियों का टीडीएस डिडक्ट किया है उन सभी व्यक्तियों को फॉर्म 16 या फिर 16A में एक सर्टिफिकेट देगा कि भाई हमने इस फाइनेंशियल ईयर में इतने रुपए का टीडीएस डिडक्ट किया है। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो गया, अब राम इंटरप्राइजेस गया अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने।
क्लियर है। तो जब ये अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा था तो इसका टैक्स लायबिलिटी बन रहा था 10,000 रुपया। ठीक है, इसके इनकम के अनुसार जब इसने अपना टैक्स कैलकुलेशन किया तो इसका टैक्स लायबिलिटी बन रहा था 10,000 रुपया, यानी कि 10,000 रुपया इसे गवर्नमेंट को पेमेंट करना था। लेकिन अब आप यहाँ पे समझिएगा कि जब राम इंटरप्राइजेज अपना रिटर्न फाइल करने जाएगा, अपना 26AS दिखेगा, तो उसमें दिखेगा कि उसने ऑलरेडी 1,000 रुपया टैक्स पेमेंट कर रखा है ना, जो कि टीडीएस के रूप में काटा गया था। तो यहाँ पे एक चीज हम कह सकते हैं कि टीडीएस जो है एक तरह से एडवांस टैक्स है, एडवांस में ये डिडक्ट कर लिया जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1,000 रुपया ऑलरेडी इसके अकाउंट में दिखेगा कि भाई आपने 1,000 रुपया ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है। तो राम इंटरप्राइजेज को कितना टैक्स पेमेंट करना होगा? 10,000 माइनस 1,000, 9,000 रुपया। ठीक है, सिर्फ 9,000 रुपया ही टैक्स पेमेंट करना होगा। 1,000 रुपया ऑलरेडी इसके अकाउंट में दिखेगा कि पेमेंट कर दिया गया है। तो यही है दोस्तों टीडीएस का पूरा कंसेप्ट। तो टीडीएस क्या है? तो एक तरह से एडवांस टैक्स है ना, एडवांस में टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपका कहीं पर टीडीएस कटता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, वहां पे आपको टीडीएस का अमाउंट दिख जाएगा। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी नहीं बनता है, अगर आपका इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो जो अमाउंट टीडीएस के रूप में काटा गया है वो आपको रिफंड मिल जाएगा, और अगर टैक्सेबल है तो उतना रुपया आपके टैक्स लायबिलिटी में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे पर्सन्स हैं, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। दोस्तों सबसे पहले तो जितने भी कंपनीज एंड पार्टनरशिप फर्म हैं उन्हें टीडीएस डिडक्ट करना होता है। यानी कि अगर आप किसी भी तरह का कोई भी सर्विस किसी कंपनी या किसी पार्टनरशिप फर्म में प्रोवाइड करते हैं और वो सर्विस टीडीएस के सेक्शंस के अकॉर्डिंग है, तो वो कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म टीडीएस डिडक्ट करके ही आपको पेमेंट करेगा। उसके साथ साथ अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ की बात करें तो इंडिविजुअल और एचयूएफ जो है वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उस इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ का बिजनेस या फिर प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AB के तहत ऑडिट कराना अनिवार्य है तो वो भी टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। क्लियर है। चलिए अब दोस्तों आइए जानते हैं कि डिडक्ट किया हुआ टीडीएस, अगर कोई कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म टीडीएस डिडक्ट करता है तो उस डिडक्ट किए हुए टीडीएस को गवर्नमेंट को कब तक जमा कराना होता है। दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि आपने जून के महीने में किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको क्या करना है कि जुलाई के 7 तारीख तक ये टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कर देना है। क्लियर है। उसी तरह मान लेते हैं कि आपने अगस्त में किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको सितंबर के 7 तारीख तक उसे गवर्नमेंट को जमा कर देना होता है। यानी कि जिस महीने में आप टीडीएस डिडक्ट करेंगे उसके अगले महीने के 7 तारीख तक आपको टीडीएस गवर्नमेंट को जमा कर देना होता है। लेकिन मार्च की अगर हम बात करें, मार्च के महीने में आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उसे आप 30 अप्रैल तक गवर्नमेंट को जमा कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आइए दोस्तों अब जानते हैं कि कौन कौन से टीडीएस रिटर्न हमें फाइल करने होते हैं। तो सबसे पहला रिटर्न है 24Q। अगर आप सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, चाहे वो व्यक्ति रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो, अगर आप सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको 24Q में टीडीएस का रिटर्न डालना होता है। सैलरी के अलावा अगर आप किसी तरह का टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं जैसे कि प्रोफेशनल सर्विस पे, टेक्निकल सर्विस पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, तो आपको क्या करना होगा, 26Q में टीडीएस का रिटर्न जमा करना होगा। वहीं अगर आप नॉन रेसिडेंस, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंस, फॉरेन कंपनी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आपको 27Q में टीडीएस का रिटर्न जमा करना होता है। अगर आप किसी तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको 26QB में रिटर्न डालना होगा, और रेंट पे अगर आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आपको 26QC में रिटर्न डालना होगा। क्लियर है। अब दोस्तों टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट की अगर हम बात करें तो टीडीएस का रिटर्न जो है वो क्वार्टरली डाला जाता है। फर्स्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें जो कि 1 अप्रैल से 30 जून का होगा, इसका रिटर्न आप 31 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। सेकेंड क्वार्टर का रिटर्न आप 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं। थर्ड क्वार्टर का रिटर्न आप 31 जनवरी तक फाइल कर सकते हैं, और फोर्थ क्वार्टर का रिटर्न आप 31 मई तक फाइल कर सकते हैं। वहीं 27Q की अगर हम बात करें, अगर आप किसी नॉन रेसिडेंस का या फिर फॉरेन कंपनी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उसके लिए आपको रिटर्न 15 जुलाई को, फर्स्ट क्वार्टर के लिए 15 जुलाई, सेकेंड क्वार्टर के लिए 15 अक्टूबर, थर्ड क्वार्टर के लिए 15 जनवरी और फोर्थ क्वार्टर के लिए 15 मई तक रिटर्न फाइल करना होगा। क्लियर है। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से टीडीएस सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं। तो सबसे पहला सर्टिफिकेट है फॉर्म 16 जो कि एनुअली इशू किया जाता है। तो जब भी आप सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आप फॉर्म 16 इशू करते हैं। यानी कि अगर आप किसी एम्प्लॉय के सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आपको फॉर्म 16 में टीडीएस सर्टिफिकेट देना होता है। ड्यू डेट की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद 31 मई तक आपको फॉर्म 16 सर्टिफिकेट इशू कर देना होता है। अब बात करते हैं फॉर्म 16A की जो कि क्वार्टरली है। ठीक है, तो इसके बारे में कहता है कि अगर आप सैलरी के अलावे किसी तरह का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उस केस में आपको फॉर्म 16A इशू करना होता है। ड्यू डेट की अगर हम बात करें तो रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के बाद आपको ये सर्टिफिकेट इशू कर देना होता है।
दोस्तों टीडीएस सर्टिफिकेट के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे नज़र में सिर्फ फॉर्म 16 और फॉर्म 16A ही आता है, लेकिन इसके अलावे भी कुछ सर्टिफिकेट हैं, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्म 16B अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194IA, यानी कि अगर आप किसी भी तरह के इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उस पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो आपको फॉर्म 16B इशू करना होता है। और ये जो फॉर्म 16B है ये रिटर्न फाइल करने के 15 दिन के अंदर इशू कर देना होता है। नेक्स्ट है फॉर्म 16C अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194IB, यहाँ कहता है टीडीएस ऑन रेंट। अगर आप रेंट पे टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 16C इशू करना होता है। इसके ड्यू डेट की अगर हम बात करें तो इसका रिटर्न और चालान फाइल करने के 15 दिन के अंदर आपको इशू कर देना होता है। क्लियर है? चलिए तो आइए दोस्तों अब जानते हैं टैन के बारे में कि ये टैन होता क्या है। तो सबसे पहले तो इसका हम फुल फॉर्म जानेंगे। टैन का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर या फिर टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। क्लियर है? जब भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना हो तो आपके पास टैन नंबर होना अनिवार्य है। बिना टैन के आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पास टैन नंबर रहेगा तभी आप टीडीएस डिडक्ट करके उसे गवर्नमेंट को जमा कर पाएंगे। क्लियर है? टैन नंबर की अगर हम बात करें तो ये 10 डिजिट का होता है। शुरू का 4 डिजिट जो है वो अल्फाबेटिकल होता है, उसके बाद 5 डिजिट नंबरिकल होते हैं और फिर सबसे लास्ट डिजिट जो है वो भी अल्फाबेटिकल होता है। जो भी व्यक्ति टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल होते हैं, जिन्हें भी टीडीएस डिडक्ट करना होता है, उनके पास टैन होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो उन्हें अप्लाई करके टैन नंबर लेना पड़ता है। टीडीएस से रिलेटेड जितने भी पेमेंट चालान होते हैं, टीडीएस सर्टिफिकेट्स होते हैं, रिटर्न्स होते हैं, उन सारे चीज़ों पर टैन नंबर अंकित होता है। क्लियर है? तो टैन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है टीडीएस में। क्लियर है? चलिए अब बात करें अगर हम पैन की, तो पैन के बारे में आप सभी जानते होंगे। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये भी 10 डिजिट का अल्फा नंबरिक नंबर है, जिसमें शुरू के 5 डिजिट अल्फाबेटिकल होते हैं, उसके बाद 4 डिजिट नंबरिकल होते हैं और फिर लास्ट का डिजिट अल्फाबेटिकल होता है। अब आइए दोस्तों पैन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी समझते हैं। जब भी आपको किसी का टीडीएस डिडक्ट करना हो तो उसका पैन नंबर आपके पास होना अनिवार्य है। जैसे एबीसी लिमिटेड को राम इंटरप्राइजेस का टीडीएस डिडक्ट करना है तो एबीसी लिमिटेड के पास राम इंटरप्राइजेस का पैन नंबर होना चाहिए, तभी वो टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कर पाएगा। क्योंकि जब राम इंटरप्राइजेस टीडीएस डिडक्ट करेगा तो उस डिडक्ट किए हुए टीडीएस को वो किसके अकाउंट में डालेगा? वो राम इंटरप्राइजेस के अकाउंट में ही डालेगा। तो कैसे डालेगा? तो उसके लिए उसके पास उसका पैन नंबर होना अनिवार्य है। अब दूसरा पॉइंट, मान लेते हैं कि राम इंटरप्राइजेस के पास पैन नंबर नहीं है तो एबीसी लिमिटेड क्या करता? तो एबीसी लिमिटेड मैक्सिमम रेट के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करता। मान लेते हैं कि 1% के हिसाब से ही टीडीएस डिडक्ट करना था, लेकिन राम इंटरप्राइजेस के पास पैन नंबर नहीं है तो एबीसी लिमिटेड क्या करेगा? मैक्सिमम रेट से टीडीएस डिडक्ट करेगा, यानी कि 20% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करेगा वहां पे। ठीक है? तो इसलिए भी जिसका भी टीडीएस डिडक्ट करना होता है उसका पैन नंबर होना बहुत ही अनिवार्य होता है। तो आई होप कि आपको इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगली क्लास में हम लोग टीडीएस के सेक्शंस के बारे में जानेंगे, किस रेट के अनुसार टीडीएस डिडक्ट किया जाता है ये जानेंगे, टीडीएस का क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है ये भी जानेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।